अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर फंक्शंस क्या हैं और वेक्टर फंक्शंस के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्केलर फंक्शंस भी क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्केलर फंक्शंस और वेक्टर फंक्शंस में यही डिफरेंस है कि स्केलर फंक्शन में जब हम डोमेन देते हैं, जब कोई डोमेन असाइन की जाती है तो वो रियल नंबर की असाइन की जाती है, राइट। और जो उसका हमें आउटपुट मिलता है यानी कि जो उसकी रेंज मिलती है वो भी रियल नंबर में ही हमें मिलती है। लेट्स से कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है 3t, ये स्केलर फंक्शन है। अब मैं इस t की जगह पे कोई भी रियल नंबर डाल दूं तो मुझे रेंज में यानी कि मुझे आउटपुट एक रियल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं t की जगह पे 1 डालूं या t की जगह पे 2 डालूं या 3 डालूं तो 3 1 जा 3 मुझे नंबर ही मिल रहा है, 3 2 जा 6, तो मुझे रियल नंबर्स ही मिल रहा है। लेकिन वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वेक्टर वो होते हैं कि जिनकी डोमेन तो रियल नंबर हो, हम डोमेन में डालते तो रियल नंबर है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलता है यानी कि जो हमें रेंज मिलती है वो रियल नंबर नहीं मिलता बल्कि कोई वेक्टर की फॉर्म में मिलता है। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है 2ti+6t²j। अब मैंने इसको डोमेन दी, लेट से 2, डोमेन मैंने रियल नंबर की दी है। लेकिन जब टी की जगह पे हम 2 पुट करते जाएं यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 पुट करें तो मुझे आउटपुट में एक वेक्टर मिला। और किस तरह से पता चला ये वेक्टर है? कि आई जे के, जहां पे आई जे के कंपोनेंट आ जाएंगे इसका मतलब है वो एक वेक्टर फंक्शन है हमारे पास। तो इस तरह के फंक्शंस जिसमें आई जे के मौजूद नहीं होगा ये हमारे पास स्केलर फंक्शंस कहलाएंगे। और वो फंक्शंस जहां पे आई जे के मौजूद होगा जिसकी डोमेन तो रियल नंबर होगी बट आउटपुट हमें एक वेक्टर मिलेगा, तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे ये हमारे पास वेक्टर फंक्शंस कहलाएंगे। तो स्टूडेंट हम 5.1 शुरू करने जा रहे हैं और 5.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है वेक्टर फंक्शंस की। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जिसमें एक वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है। स्टूडेंट, कैसे पता चलता है कि फंक्शन वेक्टर है? इसमें आई जे के मौजूद होता है। जिस फंक्शन में आई जे के मौजूद होगा वो वेक्टर फंक्शंस कहलाते हैं। हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि आई जे के ये तीनों एक अलग अलग फंक्शंस लिखे हुए हैं। 2t एक अलग फंक्शन है, -3t एक अलग फंक्शन है और 1/t एक अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को नेम असाइन कर देते हैं। यानी कि जो आई के साथ लिखा हुआ है उसको हमने एफ ऑफ टी कह दिया जो कि 2t है, राइट। अब दूसरा फंक्शन हमने लेट से जी ऑफ टी कह दिया जो कि है -3t। फिर लेट से हमने एच ऑफ टी कह दिया किसको? 1/t को। यानी कि ये जो आई जे के कंपोनेंट के साथ जो फंक्शंस लिखे हुए थे हमने उनको नेम असाइन कर दिए। अब ये सब अगर आप इंडिविजुअल देखें तो अब ये स्केलर फंक्शंस ही हैं। और स्केलर फंक्शन की डोमेन किस तरह से फाइंड आउट की जाती है? तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ टी की तो डोमेन का मतलब ये है कि मैं इस टी की जगह पे कौन से नंबर इनपुट कर सकती हूँ, कौन से नंबर हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं कि हमें आउटपुट में कोई ना कोई डिफाइंड नंबर ही मिले, ऐसा ना हो कि कोई अनडिफाइंड नंबर मिले। जिस तरह से अगर मैं टी की जगह पे कोई भी नंबर डाल दूं, जीरो से लेके या माइनस के भी या पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई से भी नंबर हम यहाँ पे डाल दें तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर डोमेन एफ ऑफ टी हमने निकालनी है तो सिंपल वो रियल नंबर की ही डोमेन निकलेगी, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस एफ ऑफ टी की डोमेन क्या है?
रियल नंबर्स। और इसी तरह जी ऑफ टी भी एक स्केलर फंक्शन है, और इस टी की जगह पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कोई भी नंबर इंसर्ट कर दें, हमें आउटपुट में कोई ना कोई नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डोमेन ऑफ जीटी की बात करूं, तो डोमेन ऑफ जीटी, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर्स। लेकिन एच ऑफ टी में क्या फर्क है कि अगर मैं यहाँ पे जीरो असाइन करती हूँ, 1/0, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है जो कि अनडिफाइंड है। लेकिन जीरो के अलावा सारे नंबर्स मुझे कोई ना कोई रिजल्ट देंगे यहाँ पे। चाहे मैं पॉजिटिव नंबर कोई डाल दूं, +2 डाल दूं, +3 डाल दूं, या -2 डाल दूं, -3 डाल दूं, तो मुझे कोई ना कोई नंबर मिलेगा। लेकिन जीरो डालने से मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एच ऑफ टी, ये भी रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन इस रियल नंबर में जीरो नहीं आना चाहिए, -0। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो हमने स्टूडेंट्स अलग अलग तीनों फंक्शंस की डोमेन निकाल ली। जब तीनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन निकाल ली, तो इन द एंड तीनों को कलेक्टिव करके किस तरह से हम रिजल्ट देंगे, डोमेन ऑफ आर टी। अब इसकी भी रियल नंबर है, जी ऑफ टी की भी रियल नंबर है, इसकी रियल नंबर -0 है। तो इसका मतलब है अगर मैं इन तीनों को यूनाइट करूं, तो मेरे पास डोमेन ऑफ आर टी बनता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो इस फंक्शन की, यानी कि इस स्केलर फंक्शन की मेरे पास डोमेन आ गई है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें हमें एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस वेक्टर फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें। हमने स्केलर फंक्शन की लिमिट तो सीखी है, चैप्टर नंबर 4 में हमने डेरिवेटिव भी सीखे हैं इसके, और इससे पहले हमने उनकी लिमिट निकालना भी सीखी है अगर हमारे पास स्केलर फंक्शंस होते हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन है, और हमने वेक्टर फंक्शन की लिमिट निकालनी है, और हमें लिमिट का पॉइंट भी दिया हुआ है कि @0 आपने इसकी लिमिट निकालनी है। तो स्टूडेंट करना क्या होता है कि आप इन सारे फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करें। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है, जो आई के साथ लिखा हुआ फंक्शन है, इस पे लिमिट अप्लाई करें जीरो की, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करें जीरो की, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करें जीरो की। तीनों को इंडिविजुअल लेके चलना है। यहाँ पे हम काम शुरू करते हैं अपना। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, r of t equals to limit t टेंड्स टू जीरो, e3t -1। यानी कि पहले आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, और बाहर लिख दिया हमने आई वेक्टर। सेम इन दिस केस, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, √3 प्लस t -√3 डिवाइडेड बाय 3t, और ब्रैकेट के बाहर ये j कंपोनेंट, प्लस, अब लिमिट अप्लाई होगी कहाँ पे, t टेंड्स टू जीरो, 1/90 +1 k कंपोनेंट के साथ। अब इस फंक्शन पे हमने अलग लिमिट अप्लाई करनी है जीरो की। अब यहाँ पे तो अगर मैं डायरेक्ट जीरो की लिमिट अप्लाई करती हूँ, तो ये एक्सपोनेंशियल जीरो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये टर्म तो पूरी वैनिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इतनी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, बल्कि यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए इसके ऑपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, और इसको भी हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो काम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज अभी चल रही है, इसको तो हम नहीं छेड़ रहे। सेकेंड टर्म पे हमने क्या करना है, ये लिमिट t टेंड्स टू जीरो, अब ये 3t है, और इसके न्यूमरेटर में है 3 + t,
-√3। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। √3 + t, ये माइनस का साइन है, तो हमने प्लस के साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट 1/90 + 1, इसको तो एज इट इज हम लिख सकते हैं। स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ये वाली टर्म भी एज इट इज रहेगी। ये दोनों टर्म एज इट इज क्यों रखी जा रही हैं, क्योंकि जब हम p की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। लेकिन इस टर्म में जब हम p की जगह पे 0 पुट कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया था। और आपको पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब है वो अनडिफाइंड यानी कि इंफिनिटी है वो, राइट। तो इसके डिनोमिनेटर में से हम टी खत्म करना चाह रहे हैं बेसिकली, इसीलिए इस वाले टर्म को ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। बाकी इस टर्म को भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है और इस टर्म को भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इस पे वर्किंग ज्यादा कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये है a - b a + b। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b a + b का, a² - b², और उस स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा 3 + t, और b² के साथ यहाँ पे -3, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3t, और साथ में √3 + t +√3, राइट। और इसके साथ j कॉम्पोनेंट, और ये वाली टर्म भी एज इट इज चलेगी। लिमिट t → 0, 1/90 + 1। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर सिर्फ 3 रह गया, ऊपर सिर्फ t रह गया। अब ये वाला t को हम इस t से कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं हम, यानी कि 0 पुट करते हैं। अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा e0 - 1। ये t तो खत्म हो गया, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, और नीचे क्या है, ये 3 है। और यहाँ पे भी जब 0 पुट कर देंगे तो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, √3 +√3, और बाहर है j कॉम्पोनेंट। और यहाँ पे भी जब 0 अप्लाई किया हमने तो 1/0 + 1, साथ में k कॉम्पोनेंट। अब बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, e⁻0 यानी कि 1 - 1, ये हो जाएगा 0i। और यहाँ पे 1/3, और ये √3 √3 2 टाइम्स √3, साथ में j कॉम्पोनेंट +1k, यानी कि जस्ट k आ जाएगा। ये 0 तो खत्म कर सकते हैं हम यहाँ से, 1/6 √3 j +k। दिस इज द लिमिट t → 0 r(t). तो स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया।
तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि स्केलर फंक्शन की सॉरी वेक्टर फंक्शन की हमने लिमिट किस तरह से फाइंड आउट की है कि इनके हर अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग लिमिट अप्लाई की है, यानी कि t इक्वल्स टू 0 की लिमिट अप्लाई की है अलग अलग कंपोनेंट पे। एक साथ लेके नहीं चलना, इसकी लिमिट अलग निकालिए, इसकी अलग लेके चलिए और इसकी अलग लेके चलिए, और इन द एंड हम इस तरह से इसका रिजल्ट देंगे। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, और इसमें हमें दो फंक्शंस गिवन है, दो वेक्टर फंक्शंस गिवन है और एक हमारे पास स्केलर फंक्शन गिवन है। स्केलर फंक्शन है h इक्वल्स टू 3t, और वेक्टर फंक्शन मैं यहाँ पे लिखती हूँ u ऑफ t हमें गिवन है t स्क्वायर i माइनस 2j, और इसके साथ साथ vt भी हमें गिवन है, यानी कि v का वेक्टर फंक्शन हमारे पास है 2ti माइनस 5k, ये हमें गिवन है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे लिमिट निकालनी है, किसकी लिमिट निकालनी है, u ऑफ टी प्लस v ऑफ टी की। तो स्टूडेंट जब इस तरह से लिमिट निकालनी होती है तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो वेक्टर फंक्शंस हैं और प्लस हो रहा है और आपको उसकी लिमिट निकालनी है, तो आप क्या करें, लिमिट अप्लाई करें, u t पे अलग लिमिट अप्लाई करें, जो भी लिमिट हमें गिवन है यहाँ पे t टेंड्स टू 0 के लिए गिवन है, और इसको प्लस कर दें दूसरे वेक्टर फंक्शन की लिमिट के साथ। ये काम हमें करना है, यानी कि पहले u ऑफ टी की लिमिट निकाल लेंगे, फिर हम v ऑफ टी की लिमिट निकाल लेंगे और इनको ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट हम ये काम शुरू करते हैं, यहाँ पे u ऑफ टी हमें गिवन है, u ऑफ टी हमारे पास क्या है, t स्क्वायर i माइनस 2j प्लस लिमिट v ऑफ टी क्या है हमारे पास 2ti माइनस 5k। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहां जहां टी है 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 के 0i रह जाएगा, खत्म हो जाएगा 0i माइनस 2j, यहाँ माइनस 2j प्लस यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 5k रह जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 ut प्लस vt, इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया है, माइनस 2j माइनस 5k। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर दो वेक्टर फंक्शंस ऐड हो रहे हो और उसकी लिमिट निकालनी है, तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें इस तरह से उन दोनों वेक्टर फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है और उनको ऐड कर देना है। स्टूडेंट अब उसी क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास उसी तरह से दो वेक्टर फंक्शंस हैं और उन वेक्टर फंक्शंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई बीच में मौजूद है, और फिर इसके बाद इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट जिस तरह लास्ट में हमने क्या किया था कि दो वेक्टर फंक्शंस ऐड हो रहे थे, तो हमने उन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी थी। यहाँ पे भी हम दोनों वेक्टर फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे और बीच में डॉट डाल देंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो किस तरह से हम काम करेंगे, लिमिट, किसकी लिमिट निकालेंगे पहले, u ऑफ टी की, और इसको डॉट कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे v ऑफ टी के साथ, v ऑफ टी की लिमिट के साथ। ओके, अब लिमिट t टेंड्स टू 0, u ऑफ टी हमारे पास क्या है, t स्क्वायर i
-2j। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? लिमिट t टेंड्स टू 0 टू टी आई -5 के। नाउ अप्लाई लिमिट। जहां पे टी स्क्वायर है, जहां पे टी मौजूद है हम 0 पुट कर देंगे, तो ये अगेन 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से? -2j। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके लिमिट 1 है स्टूडेंट, 0 नहीं है। बुक में इसके लिमिट 1 है। तो ये 0 जहां है इसको 1 कर दीजिए। इसकी लिमिट 1 है बुक में। अब जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1i, यानी कि i -2j। और डॉट लेंगे किसके साथ? यहाँ पे भी t की जगह पे 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 2i -5 के। अब दो वेक्टर फंक्शन का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमें पता है इसका i वाला पार्ट इसके i वाले पार्ट से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 i का i कॉम्पोनेंट। और यहाँ से j क्या है? -2। यहाँ पे j का पार्ट है ही नहीं, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि j का पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। और यहाँ पे k का पार्ट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये 0 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 2i, सॉरी i भी नहीं आएगा। अभी स्टूडेंट हमें यहाँ पे पता है कि ये i और ये i का स्क्वायर, और यहाँ पे j का स्क्वायर, यहाँ पे k का स्क्वायर, और ये सारे i डॉट i ये इक्वल होता है 1 के, j डॉट j इक्वल होता है 1 के, k डॉट k ये भी इक्वल होता है 1 के। तो मेरे पास अगर ये i डॉट i ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और रिजल्ट सिर्फ क्या आएगा? 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 3 है, जिसमें लिमिट t टेंड्स टू 1 और साथ में u ऑफ t। अब ये क्रॉस हो रहा है v ऑफ t के साथ। पहले डॉट प्रोडक्ट था, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बहुत फर्क होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर हम वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्या करना है? अभी भी यू और v की वैल्यू तो हमें गिवन ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिमिट अप्लाई करते हैं u ऑफ t पे। इसको क्रॉस कर देंगे इसके साथ, लिमिट अप्लाई करते हैं v ऑफ t पे। राइट। तो यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 1, u ऑफ t क्या है? t स्क्वायर i -2j। ये क्रॉस होगा लिमिट 2ti -5 के। अब लिमिट अप्लाई करें, जहां पे t है 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास i -2j। और क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? 2i -5k के साथ। अब स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है। अब क्या करेंगे हम? लिमिट लिमिट को अप्लाई कर दी।
अब सिंपल 3/3 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है यहाँ पे। यहाँ से आई का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ से आई का कोफिशिएंट है 2। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है -2। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है ही नहीं। यहाँ पे के का कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे के का कोफिशिएंट है -5। अब इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 2 ज़ा 10, -0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 -0 प्लस के 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। 10 आए, इसको सॉल्व कर लें, प्लस 5j प्लस 4k। तो स्टूडेंट, ये हमारी इस लिमिट का रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट ये है कि अब इसमें हमारे पास लिमिट गिवन है t टेंड्स टू 5, h एक स्केलर फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है u ऑफ t। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसकी लिमिट निकालने के लिए अब u और v वेक्टर भी हमें गिवन है, मतलब सिर्फ यहाँ पे u की ही नीड है। u वेक्टर हमें गिवन है और h स्केलर फंक्शन हमें गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लिमिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और लिमिट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई एक स्केलर फंक्शन है और एक वेक्टर फंक्शन है तो आप क्या काम करें, आप ये काम करें कि स्केलर फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कीजिए और वेक्टर फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कीजिए। और लिमिट है हमारे पास t टेंड्स टू 5 की। अब h ऑफ t हमारे पास क्या है, 3t। और u ऑफ t हमारे पास क्या है, t² -2j। नाउ अप्लाई लिमिट, और लिमिट है हमारे पास 5। 3 इंटू 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -2j। 5 3 ज़ा 15 और ये है 25i -2j। 15 इंटू 25 375 -15 2 ज़ा 30j। तो स्टूडेंट, ये जो फंक्शन था जिसमें एक स्केलर है और एक वेक्टर है और ये आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी लिमिट अगर हमें निकालनी है तो ये प्रोसीजर है इसकी लिमिट फाइंड आउट करने का। स्टूडेंट, 5.1 के और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।